नमस्कार मित्रों, बेसिक साइंस लर्निंग में आपका स्वागत है। आइए इस 28वें एपिसोड की शुरुआत एक नए सद्वाक्य से शुरू करते हैं। आज तुम्हारे जीवन में कितनी मुसीबतें हैं। आज तुम्हारे जीवन में कितनी मुसीबतें हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है तो बस इस बात से कि तुम इसका सामना कैसे करते हो। फर्क पड़ता है तो बस इस बात से कि तुम इसका सामना कैसे करते हो। मित्रों, आप सुन रहे हैं बेसिक साइंस लर्निंग। मित्रों, इस समय हम इस 28वें एपिसोड में विज्ञान के कक्षा 7 के इकाई 6 का पाठ पौधों में पोषण के बारे में बात कर रहे हैं। पौधों में पोषण के बारे में हम भाग 1 और 2 में पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किस प्रकार होती है और प्रकाश संश्लेषण कैसे होता है, इसके बारे में हम बात कर चुके हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि इस पृथ्वी पर ऊर्जा का एकमात्र भंडार सूर्य है और पौधों की पत्तियों में उपस्थित पर्णहरिम इस सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदल देता है, जिससे भोजन का निर्माण होता है। इस प्रक्रिया को ही हम प्रकाश संश्लेषण करते हैं। इसके लिए हम एक नया क्रियाकलाप करते हैं। हम क्या देखते हैं कि यदि पौधे की पत्तियों में पर्णहरिम न हो तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती। जैसा कि आप इस वीडियो में देख रहे हैं कि ये सभी पर्णहरिम अर्थात क्लोरोफिल हैं जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करती हैं। इसके लिए एक हम नया क्रियाकलाप करते हैं। हम एक बीकर लेते हैं। बीकर में आसपास के तालाब से सेवार अर्थात हाइड्रिला का पौधा लेते हैं। हाइड्रिला के पौधे को हिंदी में हम सेवार का पौधा कहते हैं। पौधे के लगभग एक बराबर लंबाई की 3 शाखाओं को जल में ही हम काट लेते हैं। इन शाखाओं को अलग अलग गिलास में हम रखते हैं। हम इसमें 3 स्थितियां लेते हैं। पहली स्थिति में शाखा जल में डूबी हो तथा इस पर सूर्य का पर्याप्त प्रकाश पड़ रहा हो। दूसरी स्थिति में भी यही प्रक्रिया हम करते हैं। तीसरी स्थिति में शाखा तो जल में डूबी हो किंतु काले कागज से ढके होने के कारण इस पर प्रकाश उपलब्ध न हो। चौथी स्थिति में सूर्य का प्रकाश तो उपलब्ध है किंतु शाखा हम बिना जल के बीकर में रखते हैं। सभी गिलासों को लगभग 1 घंटे के लिए खुले स्थान पर रखते हैं। 1 घंटे बाद हम निरीक्षण करने पर देखते हैं। हम क्या देखते हैं कि स्थिति पहली और दूसरी स्थिति में ऑक्सीजन गैस के बुलबुले निकलने लगते हैं जो हाइड्रिला अर्थात सेवार के शाखा द्वारा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के फलस्वरूप बनती है। दूसरी स्थिति में हम बीकर में लगभग 1 चम्मच सोडियम बाइकार्बोनेट अर्थात खाने वाला सोडा मिला देते हैं। हम क्या देखते हैं कि इस गिलास में गैस के बुलबुले और तेजी से निकल रहे हैं। तीसरी स्थिति में काले कागज को एक तरफ से थोड़ा हट कर निरीक्षण करते हैं तो क्या देखते हैं यहाँ गैस के बुलबुले ही नहीं दिखाई दे रहे हैं। चौथी स्थिति में क्या होता है कि पौधा मुरझाने लगता है। जिस स्थिति में हम जैसा कि हम बता रहे हैं कि दूसरी स्थिति में जब हम सोडियम कार्बोनेट डालते हैं तो उसमें बहुत तेज़ी से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, क्योंकि सोडियम बाइकार्बोनेट कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न करती है जो प्रकाश संश्लेषण के लिए अति आवश्यक है। तो हमने देखा कि प्रथम स्थिति में रखे हरे पौधे को सूर्य का प्रकाश जल में घुली कार्बन डाइऑक्साइड मिल रही है, जिससे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सामान्य रूप से संपन्न हो रही है। दूसरी स्थिति में हम देखते हैं कि जब इस बीकर में सोडियम बाइकार्बोनेट मिलाते हैं तो पौधे को अतिरिक्त कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा मिलने लगती है। इस कारण ऑक्सीजन गैस के बुलबुले अधिक तीव्रता से निकलते दिखाई दे रहे होते हैं। बुलबुले का तीव्र गति से निकलना प्रकाश संश्लेषण की दर में वृद्धि का सूचक है। तीसरी स्थिति में पौधे को जल में घुलित कार्बन डाइऑक्साइड तो उपलब्ध है किंतु सूर्य का प्रकाश नहीं मिल रहा है। फलस्वरूप इसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं संपन्न होती है। इस कारण बुलबुले भी नहीं बन पाते हैं। चौथी स्थिति में जल के न होने कारण पौधा मुरझा जाता है।
उपरोक्त क्रियाकलाप से यह निष्कर्ष निकलता है कि हरी पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए कार्बन डाइऑक्साइड, सूर्य का प्रकाश और जल सभी आवश्यक तत्व होने चाहिए, आवश्यक घटक होने चाहिए। इनमें से एक की भी अनुपस्थिति प्रकाश संश्लेषण को बाधित कर देती है। तो हमने जाना कि पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं और अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। ऐसे पौधों को हम स्वपोषी पौधे कहते हैं। स्वपोषी पौधों की पत्तियां हरी होती हैं और प्रकाश संश्लेषण में सहायता करती हैं। हम जानते हैं कि हम पृथ्वी पर लगभग 70% जल है और उसमें लगभग 98% समुद्र का भाग है। लगभग 90% ऑक्सीजन हमको समुद्र से ही मिलती है। अब हम परपोषी पौधों की बात करते हैं। हम जानते हैं कि हमारे चारों ओर कुछ ऐसे पौधे भी पाए जाते हैं जो अपने भोजन के लिए दूसरे पौधों पर निर्भर होते हैं या अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं। ऐसे पौधों को हम परपोषी पौधे कहते हैं। इसमें कई प्रकार के पौधे आते हैं। अधिकांश वे पौधे होते हैं जिनमें या तो पत्तियां नहीं होती या पत्तियां होती हैं तो उनमें क्लोरोफिल अर्थात पर्णहरिम नहीं पाया जाता। ये मुख्य रूप से पौधे के तनों, पत्तियों आदि पर या जमीन पर भी पाए जाते हैं। अधिकतम ये सड़े गले पदार्थों पर भी उगते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ये सभी जो पौधे होते हैं या पौधों के छाल पर भी पाए जाते हैं, ये सभी पौधे परपोषी पौधे कहलाते हैं। इनमें कुछ न कुछ पौधे के भागों का अभाव होता है, तो किसी में पत्तियां नहीं मिलेंगी तो किसी में जड़ नहीं मिलता है। इस प्रकार ये परपोषी पौधे कहलाते हैं और ये निम्न प्रकार के होते हैं। हम सबसे पहले मृतोपजीवी पौधों की बात करें। जो पौधे अपना भोजन मृत कार्बनिक पदार्थों से ही प्राप्त करते हैं, इन पौधों को हम मृतोपजीवी पौधे कहते हैं। मृतोपजीवी का अर्थ ही है कि वे पौधे जो सड़े गले स्थानों पर उगते होंगे। हमने बरसात के दिनों में सड़े गले पदार्थों पर अथवा पुरानी लकड़ी के ऊपर छतरी नुमा आकृति को उगे हुए हम देखते हैं। ये किस रंग के होते हैं? ये अधिकतर सफ़ेद या लाल रंग के होते हैं या कहीं कहीं भूरे रंग के भी दिखाई पड़ते हैं। ये सभी कवक या फंजाई कहलाते हैं। दरअसल इन पौधों में पर्णहरिम अर्थात क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। इस कारण इनमें प्रकाश संश्लेषण नहीं हो पाता है। अतः ये अपना भोजन मृत कार्बनिक पदार्थों से ही प्राप्त करते हैं, अर्थात जो कार्बनिक पदार्थ सड़ गल जाते हैं उन्हीं से ही अपना भोजन प्राप्त करते हैं। इसलिए हम इन पौधों को मृतोपजीवी पौधे ही कहते हैं। मृतोपजीवी पौधे में मुख्य रूप से कवक वाले पौधे आते हैं जिसे हम फंजाई कहते हैं। इनकी कई प्रकार की प्रजातियां पाई जाती हैं। ये कुछ प्रजातियां ऐसी होती हैं जो मनुष्य के लिए लाभदायी होती हैं और बहुत अधिक इनमें प्रोटीन मिलता है, और बहुत सारी इनकी प्रजातियां हानिकारक भी होती हैं। हम अक्सर ब्रेड पर या रोटी पर या अचार में हम उसमें कुछ न कुछ फंगस देखते हैं, रोए जैसी आकृति दिखाई पड़ती है। ये सभी मृतोपजीवी पौधों की श्रेणी में ही आते हैं। बरसात के दिनों में नमी की अधिकता के कारण ब्रेड पर भी फफूंद लग जाते हैं। यही ब्रेड मोल्ड या राइजोपस होते हैं। ये सभी मृतोपजीवी पौधे होते हैं तथा नम ब्रेड से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। कुकुरमुत्ता या मशरूम में प्रोटीन बहुत अधिक मात्रा में पाई जाती है। इस कारण कृत्रिम रूप से उन्हें उगाया जाता है और यह बाज़ार में आसानी से उपलब्ध होते हैं और लोग बड़े चाव से इन्हें सब्जी के रूप में खाते हैं। तो मित्रों, आज के इस 28वें एपिसोड में बस इतना ही। 29वें एपिसोड में हम परजीवी, आंशिक परजीवी तथा सहजीवी के बारे में विशेष रूप से बात करेंगे। धन्यवाद।